सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हो और कोडिंग करना चाहते हो, आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो आपको क्या चीजें करनी होती हैं, क्या रोड मैप रहेगा, क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, कौन से वेबसाइट्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चंस लगाने होते हैं, बहुत कुछ। इसी के साथ किस ब्रांच में क्या अपॉर्चुनिटी है आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट को लेकर, क्या रोड मैप रहेगा, बहुत कुछ डिस्कस करना है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या करना है। लेकिन इसी के साथ तीन बातें मुझे और करनी है। सबसे पहली बात कि मैं मैकेनिकल का बंदा होकर आईटी कंपनीज कोडिंग के लिए टिप्स कैसे दे रहा हूं। दूसरी बात कि ये नया सेटअप क्या है। तीसरी बात कि मुझे आपसे एक शिकायत है। तो इन सारे ही तीनों चीजों के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। फिलहाल चालू करते हैं कि कोडिंग कैसे चालू करें, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है फर्स्ट ईयर से। तो समझिएगा, अगर आपको आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट चाहिए तो तीन चीजें आपको मोस्टली चाहिए। एक लैंग्वेज, एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग और तीसरा आपका डीएसए एंड एल्गोरिथम। और इसके साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज कौन सा पकड़े भैया। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बहुत कुछ है। अब यहां पर रिकमेंडेड है कि अगर आप नए नए स्टार्ट कर रहे हो तो सी, सी प्लस प्लस या फिर जावा से स्टार्ट करिए। पाइथन यहाँ रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको जो बेसिक्स होता है, ऊप के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें आपको पाइथन में नहीं पता चलेंगी। बहुत सारी चीजें उसमें पहले से ही प्री रिटन कोड होता है। तो पाइथन तब काम आता है जब आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने हो। ये पॉइंट मिस हो गया था, प्रोजेक्ट भी बनाना होता है आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्कस करेंगे अभी हम इन सब चीजों को। तो अगर आपको लैंग्वेज पकड़ना है तो सबसे पहले सी या फिर सी प्लस प्लस या फिर जावा, और इसमें भी सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होता है सी प्लस प्लस से करिए। क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के वेबसाइट पर अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो सी प्लस प्लस में आपको सबसे ज्यादा आंसर्स मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सी प्लस प्लस में उसके आंसर्स कहीं ना कहीं 4-5 आंसर्स कोई ना कोई अपलोड कर ही देता है। तो सी प्लस प्लस के लिए बहुत इजीली हेल्प अवेलेबल है और यूजुअली आपका सी प्लस प्लस ही यूज हो रहा होता है, स्टूडेंट्स इसी के साथ जा रहे होते हैं। तो सी प्लस प्लस के साथ हम एक लैंग्वेज पकड़ रहे होंगे अगर स्टार्टिंग से हमें करना है तो। उसके बाद कॉम्पिटिटिव कोडिंग। अब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाने से पहले शुरू के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। तो उसके लिए हैकर रैंक या फिर हैकर अर्थ, इन दोनों ही वेबसाइट्स में से किसी एक वेबसाइट को पकड़िए और इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। यहां पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे या फिर आप गीक्स फॉर गीक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस पूरे टॉपिक वाइज पढ़ते पढ़ते अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आपको फुल कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लाइन में उतरना है, जिसके लिए आप कोडशेफ या फिर कोड फोर्सेज वेबसाइट का यूज कर सकते हो। इनके वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। वहां पर आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अकॉर्डिंगली स्टार, अकॉर्डिंगली पॉइंट्स आपको मिलते रहते हैं। जितना ज्यादा पॉइंट उतना ज्यादा आप एक लेवल ऊपर पहुंच चुके हो। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कॉम्पिटिटिव कोडिंग से एक चीज और होता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ता है कि किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग से आता है। अब अगर हम कंपनीज के पास जाते हैं प्लेसमेंट के लिए तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग उतना जरूरी नहीं है। जरूरी है वहां पे डीएसए एंड एल्गोरिथम, उसके ऊपर भी आ रहे होंगे। कंपनीज देखिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग बस एक देख सकती है आपका पोर्टफोलियो की किस वेबसाइट पर आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग की हुई है, कितना स्टार, कितने पॉइंट्स है वहां पर, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं। इससे कंपनी को अंदाजा लग जाता है अच्छा ये बच्चा इतना लेवल तो होगा ही। बट इतना भी नहीं है कि आपको 4 स्टार 5 स्टार कोडर होना पड़ेगा किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, वो जरूरी नहीं है। जरूरी होता है यहां अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो डीएसए एंड एल्गोरिथम, इसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब यहां समझिएगा डीएसए कहां से हमें करना है। तो डीएसए आप गीक्स फॉर गीक्स के वेबसाइट से कर सकते हो। कोडिंग निंजाज का आप कुछ प्रोग्राम परचेस कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली लोग गीक्स फॉर गीक्स जैसे वेबसाइट से प्रिपेयर कर लेते हैं। फ्री में वहां चीजें अवेलेबल है। यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स है फ्री में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो। डीएसए हो गया, कॉम्पिटिटिव कोडिंग हो गया, हमने एक लैंग्वेज पकड़ लिया। और इसी के साथ भैया क्या कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेते रहना है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए? तो हाँ, लेते रहिए। क्योंकि देखिए कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने से आपका स्पीड भी बढ़ता है एक्यूरेसी के साथ साथ, क्योंकि कॉन्टेस्ट में आपका टाइम लिमिट होता है, सबसे पहले कौन सबमिट करता है, बहुत कुछ चीजें होती है कॉन्टेस्ट में। और अगर कोई कंपनी है इंटरव्यू से पहले वो अपना कोडिंग राउंड रखवाता है
जो भी आईटी सेक्टर वाली कंपनी है पहले एक कोडिंग राउंड रखवाते हैं जिसमें 3-4 क्वेश्चन दे देंगे। यूजुअली इनका प्लेटफॉर्म लीड कोड होता है। लीड कोड पे लीड कोड का अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वहां समझिए ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां कंपनी में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब कंपनी इंटरव्यू कराती है तो वो लीड कोड पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहां पर मैंने 3 टाइप के बता दिए आपको वेबसाइट। सबसे पहले हैकर रैंक और हैकर अर्थ। अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो तो यहां से स्टार्ट करिए, हैकर रैंक या फिर हैकर अर्थ। और उसके बाद कोड शेफ या फिर कोड फोर्सेज पे अपने स्किल को लेवल अप करने के लिए। और उसके बाद जब सारी चीजें हो गई तब कंपनीज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब इंटरव्यू होगा प्लेसमेंट के लिए। इंटरव्यू यानी कि आपका वही प्लेसमेंट से पहले वाला जो कोडिंग राउंड होता है कंपनी करवाती है, तो उसके लिए लीड कोड से आप कर सकते हो। और इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और होते हैं जो कंपनीज पूछती है, जैसे इसमें आपका एसक्यूएल भी आ जाता है, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, इसमें आपका नेटवर्क सिस्टम भी आ जाता है। तो आप जब गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर जाओगे तो ये सारी चीजें एक साथ अरेंज तरीके से आपको मिल जाएंगी। सारी चीजें पढ़ लीजिए, बिल्कुल अरेंज्ड वे में दी गई हैं। अब इसके बाद प्लेसमेंट में जाने से पहले, अब ये तो आपका कोडिंग वाला पार्ट हो गया, इसी के साथ ही साथ आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने होते हैं। अब प्रोजेक्ट्स में आप कोई वेबसाइट बना सकते हो, कोई एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो, कुछ एपीआई बना सकते हो, कुछ आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एमएल का मॉडल बना सकते हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि बस कंपनी को दिखाने के लिए हाँ आपने कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में भी आपकी एक्सपर्टीज है। और ये आपका कहाँ काम आएगा, ये ऐसा नहीं होता कि जिस फील्ड में आपने प्रोजेक्ट बनाया उसी फील्ड में आपको कुछ प्लेसमेंट मिल रहा होगा, ये ऐसा नहीं होता। कंपनी बस देखना चाहती है बंदा बना लेता है कि नहीं प्रोजेक्ट। उसके बाद जैसे आप अमेजॉन जैसी कंपनी में जाओगे तो जितना मैंने लव बाबर भैया का एक वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था कि कैसे उनका एक डेली शेड्यूल क्या होता है, किस तरीके से काम होता है। तो बताया था कभी 1 महीने के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कभी 1 महीने के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी में वेब डेवलपमेंट की जरूरत है, किसी में ऐप डेवलपमेंट की। तो अकॉर्डिंगली चीजें सीखनी पड़ती है टाइम टू टाइम। और जो भी चीजें लैंग्वेज के साथ जो स्टूडेंट्स टिक होकर चल रहे हैं कि मैं पाइथन सीख लेता हूं, मैं C++ सीख लेता हूं, लैंग्वेज कोई एक ही सीखिए। उसके बाद जब आप कंपनीज में जा रहे होंगे तो वहां अब कंपनी किस नेचर की है, कंपनी में कौन सा लैंग्वेज चलता है, तो वो चीजें अकॉर्डिंगली आपको उस समय सीखनी ही पड़ेंगी। तो आप सारे लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते ना, हर कंपनी अलग अलग लैंग्वेज पे चलती है। तो अगर हम कोई भी एक लैंग्वेज सीख लेते हैं तो फिर 10 से 15 दिन का मैक्स टू मैक्स टाइम लगता है दूसरे लैंग्वेज पे स्विच होने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट, तरीके, लॉजिक सेम रहते हैं, सिर्फ सिंटैक्स अलग रहता है। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका। जैसे इंग्लिश में हमारा इंग्लिश ग्रामर होता है ना, पंक्चुएशन, ये सारी चीजें, तो बस सिंटैक्स अलग होगा लेकिन सारी चीजें, लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट सब सेम ही रहते हैं सारे लैंग्वेज में ऑलमोस्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें जो कि आज के डेट में चल रहा है। अब बात करते हैं अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का अगर आपको कोई मॉडल बनाना है तब उस समय पाइथन सीखिए। अब अगेन मैंने बोला अगर आपने C++ सीख रखा है, जावा सीख रखा है, तो आपका इजीली पाइथन सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें तो और इनबिल्ट बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, इसलिए C++ रिकमेंडेड होता है। वहां कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा बिल्डअप होते हैं। अगर आप प्लेसमेंट में जाओगे तो बहुत सारे कंपनीज, ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज आपका कोडिंग राउंड के बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू रखते हैं। उसमें आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो आप तभी आंसर कर पाओगे अगर आपने C++ या जावा पढ़ रखा है, वो पाइथन से नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आप वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उस समय आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। वही बात है, अगेन अगर आपने एक लैंग्वेज सीख रखा है तो जावास्क्रिप्ट भी दूसरा एक लैंग्वेज ही है, कोई सीखने में दिक्कत नहीं होगी। सिंटैक्स अलग है, लॉजिक सेम है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उसमें जावा या कॉटलिन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हो तो कई लोग यहाँ पर फ्लटर के साथ भी जाते हैं, फ्लटर या फिर पहले एक डार्ट भी आया था, बट ये उतने ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आप कंपनी में चले जाते हो तब कंपनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कंपनी किन चीज़ों पे काम कर रही है, लेकिन शुरुआती स्टेज में जावा और कॉटलिन रिकमेंडेड है, और यहाँ भी जावा ज़्यादा, क्योंकि इनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ रिसोर्सेज इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसका मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है तो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं ये वाली चीज़ें हम कैसे करें। तो इसके लिए आपका यहाँ एक कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी कितना बड़ा है? क्वेश्चन आंसर फोरम, जिसमें आपका स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत बड़ा वेबसाइट है। कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ कर देख लीजिए, स्टैक ओवरफ्लो पे किसी न किसी ने वो डाल ही रखा है। कोडिंग तो आप अभी चालू कर रहे हो ना, पहले से तो बहुत सारे लोगों ने कर रखी है, किसी न किसी को वो दिक्कत आई होगी, उसने पूछ रखा होगा, तो कोई ना कोई उसे आंसर भी कर देता है। अब अगर मान लेते बाई चांस 1 लाख में से
एक केस मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन एक यूनिक आ गया, तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे डाल दीजिए, कोई भी उसे आंसर कर देगा 2 3 4 दिनों में। तो यहां देखा जाता है कि आंसर तभी मिलेगा ना जब आपके साथ बहुत सारे लोग उस फील्ड में जुड़े हुए हों। तो जावा से अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हो तो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, कॉटलिन की भी काफी बड़ी है, लेकिन जावा सबसे बड़ी है आज के डेट में। फ्लटर अभी चालू हो रहा है, और फ्लटर यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करता हूं। मैंने जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट किया था, काफी रिसर्च किया मैंने, और मुझे भी जावा ही बेटर लगा। देखिए फ्लटर का यह है कि हैवी एप्स बन जाते हैं, अगर आप iOS एंड्रॉइड दोनों के लिए एक साथ बना रहे हो तो हैवी एप्स बन जाएंगे। तो यूजुअली फ्लटर मैं रिकमेंड नहीं करता। और अगर आप एक प्रोजेक्ट लेवल पे ही ट्राई कर रहे हो तो जावा से करिए। उसके बाद तो कंपनी में जाने के बाद कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी उस हिसाब से आपको कुछ ट्रेनिंग देगी, कुछ आपको रिसोर्सेज देंगे पढ़ने के लिए, ये यहाँ से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए और उसके बाद काम करिए। तो वो तो कंपनी में ट्रेनिंग होगी ही होगी। तो इतनी सी चीजें हैं जो आपको करनी है एक आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट के लिए। अब ये सुनने में शायद कम लगा होगा किन्हीं को, लेकिन करने में उतना ही दिमाग खराब वाला चीज है। क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज बेसिक से सीखने जा रहे हो तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 5 महीने तो वहीं लग जाएंगे। उसके बाद आप डीएसए सीखने जाओगे। डीएसए बेसिकली होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, लैंग्वेज से ही वहां कोडिंग होता है, लेकिन डीएसए मोस्टली एल्गोरिथम, किस तरीके से हम स्टोरेज हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा एल्गोरिथम यूज करें कि हमारा बेस्ट एफिशिएंसी निकल कर आए, टाइम जो है हमारा टाइम लिमिट एक्सेप्शन ना आ जाए। तो ये सारी चीजें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आती है कि कैसे हम डेटा को अरेंज करें। ट्रीज, ग्राफ, हैश मैप, वेक्टर, बहुत कुछ आता है इसके अंदर। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे सारे टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे। और अगर आपको डीएसए सीखना है, आपने एक लैंग्वेज पकड़ रखा है, सीख रखा है, तो 2 से 3 महीने वहां लग जाएंगे। बहुत फास्ट पेस पे जा रहे हो तो इसे हाफ टाइम कर दीजिए। लेकिन एक यूजुअल बोल रहा हूँ, आप कॉलेज को भी इंजॉय कर रहे हो और ये सारी चीजें भी कर रहे हो, तो इतना टाइम तो लगने वाला है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट सीख रहे हो। तो मैं अगर बताऊं मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट कितने दिनों में सीखा था, तो मैंने 1 महीने मुझे लगा था, रोज 4 से 5 6 घंटे करता था। जब मैं सीखते हुए भी एक फाइनल प्रोजेक्ट तक मैंने बना दिया था। अगर आप बोलोगे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसका रोड मैप क्या होता है, कहां से क्या चीजें कैसे करें, तो उसका भी वीडियो मैं ला दूंगा। अब अगर हम बात करें कि किस ब्रांच में कितना स्कोप है आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट को लेकर, तो कंप्यूटर साइंस में तो स्कोप ही स्कोप है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस हैं, वहां भी ऑलमोस्ट समझ लिए 95 to 99% लोग वही एसडी रोल्स के लिए जा रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। अच्छा, ये जो मैंने बोला ना आईटी सेक्टर जब हम कहते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के लिए ही बोल रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। डेटा एनालिस्ट, कंसल्टेंसी, इन सारी चीजों का इनका भी काम कंप्यूटर पे ही होता है, लेकिन इसे हम आईटी सेक्टर में नहीं गिनते। इसके ऊपर भी अब धीरे धीरे वीडियोज आ रही होंगी कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, कंसल्टेंसी वाले जॉब्स क्या होते हैं, नॉन कोर जॉब्स में क्या क्या जॉब्स आते हैं, बहुत कुछ चीजें आएंगी अभी। कोर जॉब्स में किस तरीके के जॉब रोल्स होते हैं। अब अगर इसी के साथ बात कर ले कि इलेक्ट्रिकल में क्या स्कोप है, तो 60 to 70% स्टूडेंट्स वहां भी आईटी सेक्टर में ही जा रहे होते हैं। तो ये सर्किटल ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल तक होते हैं, तो वहां तक फिर भी एक स्कोप है, काफी स्कोप है। लेकिन उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो यहाँ स्कोप कम होने लगता है। मैकेनिकल में 20 to 30% लोग, ये मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चल जाएगी तो शायद 35-40% किसी कॉलेज में मिल जाए। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन में भी लोग जा रहे होते हैं। प्रोडक्शन बेसिकली एक नॉन कोर ब्रांच ही है, तो लोग चले जाते हैं उसमें भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, लेकिन वहाँ भी अगेन 20-30% मैक्स टू मैक्स यही रेशियो है। फिर उसके बाद मेटलर्जी, फिर थोड़ा कम सिविल, तो ये स्कोप है आपका। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग आईटी सेक्टर में मोस्टली वही आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। और यहाँ भी अगर हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल, सिविल और प्रोडक्शन, मेटलर्जी, जो भी नीचे के ब्रांचेस हो गए, अगर आप बहुत छोटे कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ तो फिर आपको आईटी सेक्टर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर में भी वहाँ कोई स्कोप नहीं है। छोटे कॉलेजेस में रिसर्च सिस्टम है नहीं, लैब्स है नहीं, तो क्या पढ़ाएंगे। तो छोटे कॉलेजेस में आप किसी भी ब्रांच से हो, मोस्टली लोग आईटी सेक्टर में ही जा रहे होते हैं खुद से पढ़ के। तो स्कोप की बात हो गई। फर्स्ट ईयर में मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें सीख रही हैं। अब जो भी चीजें थोड़ी बहुत सीख रखी हो, सेकेंड ईयर में उसे पूरा मास्टर करना है, चीजों को अच्छे से रिगरसली प्रैक्टिस करना है। थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए अप्रोच करना है। और अगर आईटी डोमेन है तो वहाँ सेकेंड ईयर में भी ऑनलाइन इंटर्नशिप्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आप पहले से सीख रखे हो तो फर्स्ट ईयर में भी अप्रोच कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए। कहीं वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल तो आप अगर कंपनी में जा रहे हो तो किसी वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, किसी एआई एमएल के प्रोजेक्ट, एपीआई के प्रोजेक्ट, इन्हीं सारी चीज़ों पे काम कर रहे होगे।
तो कंपनी थोड़ा बहुत ये भी काफ़ी हद तक ये भी देखती है किस तरीके के आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, कि बंदा प्रोजेक्ट्स कर लेता है या नहीं। तो एक तरीके से थोड़ा बहुत तो डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर कंपनी उसी डोमेन की आई है, वेब डेवलपमेंट की कंपनी आई और अपने वेब डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट दिखा दिया, तो एक प्रायोरिटी तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही होगी, बजाय कि एक बंदा एपीआई या ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेकर आता है और कंपनी आई है वेब डेवलपमेंट वाली। तो ये चीज़ें तो हैं। स्कोप की बात करें तो हर कंपनी को वेब डेवलपमेंट की जरूरत है, ऐप डेवलपर की जरूरत है, एपीआई की जरूरत ही है। इसीलिए आप किसी भी डोमेन में प्रोजेक्ट करिए, लगभग हर कंपनी रिक्रूट कर ही लेती है, क्योंकि हर कंपनी के पास आज के डेट में आईटी सेक्टर की कंपनी के पास हर स्कोप में हर डोमेन में कुछ ना कुछ काम होता ही है। तो प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा मत सोचिए भैया किस डोमेन में मैं प्रोजेक्ट करूं, प्रोजेक्ट बस जो आपको बढ़िया लग रहा है कर लीजिए। और इसके बाद बात करें तो थर्ड ईयर में आपने इंटर्नशिप देख लिए, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स देख लीजिए, हो गया। अब बात करते हैं उन तीनों टॉपिक्स की, जिसमें सबसे पहली बात थी कि मैं मैकेनिकल का बंदा होकर इन आईटी सेक्टर कोडिंग जॉब्स इनकी बात क्यों कर रहा हूं, मैं एलिजिबल कैसे हूं ये सारी बातें करने के लिए। क्योंकि अभी आपने सुना कि मैकेनिकल वाले भी जा रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग आईटी सेक्टर में, बट मेरा वो केस नहीं है, मैं नहीं जा रहा आईटी सेक्टर में अभी तक, तो कम से कम ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने 11th-12th में इनफ जो कोडिंग करना था, समझिए 11th-12th मेरा पूरा कोडिंग ही निकला था। इवन जितना 12th तक पढ़ाना था वो तो शायद मेरा 11th के फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो गया था। उसके बाद मुझे बाद में पता चला, मैंने तो रिग्रेसली प्रैक्टिस करता रहा, मुझे बाद में पता चला कि मैं अब कॉलेज वाली चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ अच्छा स्कोप वहीं मिल गया। तो जो आप स्टार्ट करने वाले हो उन सारी चीज़ों से बोर होकर हट चुका हूँ। मैं क्यों नहीं जा रहा आईटी सेक्टर में, क्योंकि बोर हो जाता हूँ यार, मैं नहीं लगा रह सकता उतने दिन भर एक सीखने तक। जब तक था मैं, मुझे सीखने में मज़ा आया, अच्छा लगा कोडिंग, फिर उसके बाद छूट गया, एक फेज आया बीच में, मतलब मुझे लेना था कुछ कोडिंग वाला ब्रांच, बट जेईई मेंस में उतनी रैंक आई नहीं, मैकेनिकल मिला, तो फिर उसके बाद वो कोडिंग वाला कीड़ा ही खत्म हो गया। तो मैकेनिकल में हूँ, कोर जॉब है, या फिर देख रहा हूँ अगर बीच में फिर कोडिंग का कीड़ा जागता है तो फिर आईटी सेक्टर भी देख लिया जाएगा। तो अभी कुछ एज सच प्लानिंग नहीं है, बट हाँ कोडिंग मैंने काफ़ी कर रखी है अच्छे लेवल पे, तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसी होती हैं। और आसपास में तो देख ही रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस वाले भी बच्चे हैं, मैकेनिकल वाले भी लोग जो कर ही रहे हैं कोडिंग, तो देख ही रहा हूँ कैसे क्या होता है, और काफ़ी कुछ एक्सपोजर तो मैंने पहले ही ले लिया था। इसके बाद बात करते हैं कि ये कौन सा नया सेटअप आ गया भैया। तो अभी मैं कॉलेज में हूँ यार, फ़कीर आदमी है, जहाँ जगह मिले झोला पकड़ के उठा के चल देते हैं। तो अभी कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, तो कॉलेज में आकर वीडियोज बनाना है। अब यहाँ तो घर वाला माहौल है नहीं, तो जो जगह मिला, यहाँ पीछे बालकनी की एक गेट है, तो उसी के सामने बैठकर बना रहा हूँ। अब पूरे घर में कहीं कुछ सीनियर ने कुछ पेंटिंग कर दिया, कुछ कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो ये बेस्ट लगा जगह, तो यहीं बैठ के बना रहा हूँ वीडियो। और इसके बाद तीसरी बात जो मुझे आपसे शिकायत है वो ये कि आप यार अब जिस तरीके से सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हो वीडियोज को, उस हिसाब से कमेंट नहीं करते। कमेंट इन द सेंस कि किस नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। कमेंट अगेन वही होते हैं कि भैया ये कॉलेज ये ब्रांच वर्सेस ये कॉलेज ये ब्रांच। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इन सारे क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। अब अगर एक दो स्टूडेंट्स का ही रिप्लाई करने में बैठ गया तो फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं हो पाएगा, नए वीडियो का रिसर्च नहीं हो पाएगा। मेरे खुद के अब इंटर्नशिप्स आने वाले हैं, खुद की अब कॉलेज की पढ़ाई है, तो जो लगता है कि जिन स्टूडेंट्स को जल्दी रिप्लाई दिया जा सकता है उन्हें रिप्लाई कर देता हूँ। और आप कमेंट करते रहा करिए कि किन टॉपिक की आपको ज़रूरत है। हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूं, अगर किसी दिन बिजी हूं या फिर अब क्लासेज स्टार्ट हो गए तो हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूं, लेकिन सारे कमेंट्स को मैं देखता हूं कि किन वीडियोज़ की ज़्यादा डिमांड आ रही है, किस टॉपिक को ज़्यादा स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। अगर आपने कोई टॉपिक लिख रखा है तो उस कमेंट पे कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने स्टूडेंट्स को उस वीडियो की ज़रूरत है। तो पहले जिस फ्रीक्वेंसी से इस तरीके के कमेंट्स आते थे, भैया इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे भी चाहिए, अब वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा शिकायत है मेरा कि सब्सक्राइब और लाइक तो कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, वीडियो पसंद आ रही है, बट यार अगर मुझे टॉपिक्स ही नहीं बताओगे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वो यूजफुल नए टॉपिक्स भी आए, लेकिन जो बेस्ट हो सकता था, जिसकी अभी आपको ज़रूरत है, क्योंकि किस बात की अभी आपको ज़रूरत है वो तो आप ही बता सकते हो। तो हो सकता है अगर आप मुझे ना बताओ तो फिर वो वीडियोज उतनी ज़्यादा आपके लिए मीनिंगफुल ना रह जाए, जिस चीज़ के लिए, जिस भरोसे से आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को
कि यूजफुल कंटेंट मिलता है, हो सकता है वो ना मिल पाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप चाहते हो बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक मिले, रेलेवेंट कंटेंट मिले, तो जितना हो सके कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए कि किस नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूं हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूं, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूं कि किन टॉपिक्स पे स्टूडेंट को ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है वीडियोज की, कि इस टॉपिक के ऊपर अभी वीडियो लेकर आना है। तो प्लीज बोल रहा हूं कमेंट करना मत छोड़िए कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।